हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्पीड एकेडमी। दोस्तों, आज है डे 17 और इसका हम लोग जीके का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ साथ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताता जा रहा हूं और वही एक्स्ट्रा फैक्ट्स आगे आने वाले सेट्स में आपको काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। तो केवल आंसर यदि देखना हो तो आपको उससे आगे वाले सेट के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यदि आप आंसर के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को कॉपी में नोट करते जाएंगे या फिर याद करते जाएंगे तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। डे 17 का पहला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खाली स्थान सेटिंग हमें पाठ्य को एक विशिष्ट बिंदु पर संरेखित करने या फिर सारणीबद्ध लेआउट बनाने की अनुमति देता है। ध्यान से समझिएगा, इसको कहना क्या चाहता है कि जब हम मान लीजिए वर्ड में लिख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख रहे हैं, तो हमेशा वहीं से पैराग्राफ शुरू हो, मतलब एक लाइन से शुरू हो, उसके लिए हमको टैब टिपना पड़ता है। यदि टैब की आप दबाएंगे तो बार बार वहीं से लाइन शुरू होगा, समझ गए। ऐसे यदि आप कर्सर से डायरेक्ट रख के शुरू करते हैं तो हो सकता है कहीं पे पैराग्राफ चेंज हो जाए या फिर अलग हो जाए, लेकिन यदि आप टैब दबाते हैं तो टैब से हमेशा एक लाइन में शुरू होगा। मतलब एक कोई लाइन यहां से शुरू हुआ तो दूसरा फिर से इसी के नीचे, तीसरा फिर से इसी के नीचे शुरू होगा। यदि आप कर्सर से लेके जाएंगे तो हो सकता है एक यहां से शुरू हुआ हो, दूसरा यहां शुरू हो जाए, तीसरा यहां से शुरू हो जाए, ऐसे हो जाएगा। इसलिए हमको टैब दबाना पड़ता है। तो यहां आते हैं, ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको आप केयर किया कीजिए। कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है आपके लिए और कंप्यूटर का क्लास भी दिया जा रहा है हर संडे को, बिल्कुल फ्री, तो उसमें भी आप शामिल हो। इनमें से कौन सा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के बीच का अंतर होता है? देखिए, जितनी प्राप्तियां हुई हैं सरकार को और जितना खर्चा होना है, व्यय मतलब खर्चा, उसके बीच का जो अंतर होता है उसको हम लोग कहते हैं बजट घाटा। क्या कहते हैं? बजट घाटा। अब कई लोगों को यहाँ पे और भी नाम सुनने को मिलते होंगे, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, पूंजीगत घाटा, ये दोनों तो होता है, राजकोषीय और राजस्व घाटा। तो ये मैं संडे को डिस्कस करता हूँ, ठीक है। इतने सारे पॉइंट्स को मैं संडे को डिस्कस करता हूँ। आज मैं बता दूं कि बजट घाटा क्या होता है। तो सरकार को एक साल के अंदर जितना भी प्राप्ति हुआ है टैक्सेशन से और जो भी हमने खर्च कर, मतलब जितना भी खर्च किया है एक साल के अंदर, इसके बीच में यदि अंतर है उसको क्या कहते हैं हम लोग? बजट घाटा। मतलब कमाई कम और खर्चा ज्यादा कर दिए, उसी को कहते हैं बजटीय घाटा। ध्यान रखेंगे इसको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये रहा आपके सामने। वायु का प्रसार होता है। वायु का प्रसार किससे होता है? ध्यान रखेंगे, जब भी किसी अणु में हम तापमान को वृद्धि करते हैं तो उसके अंदर प्रसार जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। किसको बढ़ाने से? तापमान को बढ़ाने से। चाहे वो जल हो, चाहे वायु हो या फिर ठोस हो, किसी भी चीज को यदि तापमान दीजिएगा तो उसके अणुओं में आपस में जो गति होगी वो तेज हो जाएगी। वहां जो बल होगा, अंतराणविक बल, वो कम पड़ने लगेगा, कमजोर पड़ने लगेगा और वो इधर उधर गति करना चाहेंगे। तो यहाँ भी वही विजय पूछ रहा है कि वायु का प्रसार किससे होता है? तो गर्म करने से, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। शायद इसका आंसर गलत दिया हुआ था सेट में, तो गर्म करना इसका आंसर याद रखेंगे आप। दूरी समय आलेख का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? देखिए, दूरी और समय आलेख जो है, इसका ढाल जो है वो चाल को दर्शाता है। इसको दर्शाता है चाल को। तो एक बात लड़कों के मन में खटकती है कि सर चाल और वेग, कहीं कहीं पे तो वेग पढ़े हैं, तो जहां पे बाबू दूरी समय के साथ साथ ये लिखा रहा है कि ये एक निश्चित दिशा की ओर है, ठीक है। वेग और चाल में अंतर समझ लीजिए कि जब हम किसी दूरी को तय करते हैं कि निश्चित दिशा में, उसको कहते हैं वेग। और जब हमारा दिशा निश्चित ना हो, मतलब कहीं भी चल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, कहीं भी चल रहे हैं, उसको हम चाल से डिनोट करते हैं, ठीक है। जब निश्चित दिशा में जाना होगा, एक फाइनल दिशा होगा, हमको इधर ही जाना है, चाहे बीच में दीवार आए, पहाड़ आए, सबको तोड़ते हुए आगे बढ़ना, उसी को कहते हैं वेग। उसको जो कवर करेंगे उस रेट को कहते हैं वेग। तो यहाँ पे चाल को वो दिखाएगा, किसको? दूरी समय आलेख में चाल को प्रदर्शित करता है, जो ढाल होता है। जैसे मान लीजिए ऐसे लिए, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इधर मान लीजिए आपका दूरी चल रहा है और इस पे आपका समय चल रहा है, तो ये जो ढाल होता है यही होता है चाल को दर्शाने वाला। ख्याल रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। किसी तार का प्रतिरोधक ज्ञात करें। अच्छा, जिसकी लंबाई 8 मीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर तथा यह तार जिस पदार्थ का बना है उसकी प्रतिरोधकता 120 ओम मीटर है। बहुत ही तगड़ा सवाल है। यह सवाल जनरली जो लोग टेक्निकल जानते होंगे वही बना पाए होंगे, मोस्ट ऑफ द लोगों से छूटा होगा और ये आपका सिलेबस से बाहर का है। फिर भी मैं आपको बता दूं, प्रतिरोध यानी कि R इक्वल टू होता है रो 1/A। अब ये क्या होता है सर? R होता है प्रतिरोध। R क्या होता है?
प्रतिरोध। रो क्या होता है? रो एक सिंबल है जो प्रदर्शित कर रहा है किसको? ये कांस्टेंट यहाँ पे एक्चुअली रो, ये प्रदर्शित कर रहा है किसको? प्रतिरोधकता को। किसको? प्रतिरोधकता को। और ए जो है ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। किसको? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और साथ साथ आपको लंबाई भी देकर रखा है। बस इसी फॉर्मूले पे सारी चीज को पुट कर देना है। बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो लंबाई होता है या फिर क्षेत्रफल होता है वो मीटर में होता है। किस में होता है? मीटर में। लेकिन आपको दे के रखा है 2 वर्ग सेंटीमीटर। जब सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.0002 मीटर हो जाएगा। क्लियर? अब हम इन सारी चीजों को इस फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे कैसे आ जाएगा सर? देखिए हम यहाँ पे किनारे करके लिखने की कोशिश करते हैं, शायद आपको समझ में आए। प्रतिरोध इक्वल टू हो जाएगा हमारा रो कितना निकल गया है? 120 आया है ना। 120 इंटू लंबाई को भी लिखेंगे। लंबाई कितना था? 0.0002 गुना 1 बटा वो कितना है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल देखना होगा, देख रखा है प्रतिरोधकता 120, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर, वो हमने लिख दिया इधर। ठीक है, और कुछ देख रखा था मेगा सेंटीमीटर में याद करने भी ध्यान रखना है। अच्छा 8 मीटर लंबाई है तो इधर 8 से भी इंटू कर लीजिए। किससे इंटू? 8 से इंटू कर लीजिए। इधर 8 से इंटू करेंगे तो आपको क्या मिलेगा सर? 12 दूना 24 और 24 में 8 से इंटू करते हैं कितना मिल जाएगा? नहीं सॉरी, ये तो आ जाएगा नीचे ना। अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल 1 बटा होता है ना, 1 बाई ए, सॉरी 1 बाई ए। तो ए के जगह हमको लिखना था 0.0002। काटते हैं तो 2 छक्का 12 लगभग 6 और 6 8 है 48 और 48 जैसा दिखने वाला हमारे पास 4.8 है। इसको जब काटम पिटम मचाइएगा तो आपका 4.8 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। ये किसी से बना नहीं होगा और ये आपके सिलेबस का भी नहीं है, बस मैं बता दिया ताकि आपको ये चीज मतलब ख्याल में रहे कि जब भी कुछ यहाँ आए तो ये आपके सामने फॉर्मूला याद होगा और इस फॉर्मूले की सहायता से आप इसको निकाल पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 4.8 मेगावाट। ठीक है, मेगा वो क्या दिया था? मेगा ओम में 4.8 मेगा ओम। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? मैंने पिछले संडे को पूरे बैंकिंग सिस्टम का हिस्ट्री बता दिया था। उसमें हमने आपको बताया था कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और जितने बैंक उस समय प्राइवेट थे उनमें से 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो आपके लिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि कितने बैंकों का मतलब 6 बैंकों का इसके बाद फिर से एक बार राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो कब किया गया था? 1969 में 14, उसके बाद और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो किस वर्ष किया गया था? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। किस टीका कंपनी ने टाइफाइड संयुक्त टीका का विकसित किया है जिसने वैश्विक उपयोग के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से पूर्व अर्हता प्राप्त की है? देखिए इंडिया की एक कंपनी है जिसने टाइफाइड के लिए टाइफाइड नाम का एक टीका विकसित किया है और इसे WHO ने मान्यता भी दे दिया है कि ये टीका लगा सकते हैं। तो ये किसने बनाया था? भारत बायोटेक ने। किसने? भारत बायोटेक ने। अभी कोविड का जब टीका बनाया जा रहा था तो भारत बायोटेक ने भी एक टीका विकसित किया है। आप उसका कमेंट सेक्शन में नाम जरूर लिखेंगे। साथ साथ एक टीका जो है जिसको बनाया था आदर पुणे वाला ने, मतलब नाम क्या है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो सीरम इंस्टीट्यूट का जो बना था वो टीका, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, और भारत बायोटेक से जो बना था दोनों को लिखेंगे। देखते हैं कितने लोगों को याद हो पा रहा है। बायोकॉन भी एक कंपनी है इंडिया की ही। अच्छा, बायोकॉन के संस्थापक कौन है ये आप बताएंगे, क्योंकि बायोकॉन के जो संस्थापक हैं इनको फोर्ब्स के लिस्ट में शामिल किया गया है इस बार। ठीक है, तो इनका नाम आप सर्च कीजिए और बताइए हमें। देखते हैं कितने लोग सर्च कर पा रहे हैं। बायोकॉन की जो ये हैं संस्थापक है उनको काफी मतलब मजबूत महिला माना जाता है। मानवों में कार्यग्राही का पता लगाते हैं। कार्यग्राही को बोलते हैं मतलब टच सेंस वाला। ठीक है, तो किससे पता लगाते हैं? तो स्पर्श से पता लगाते हैं। किससे पता लगाते हैं?
स्पर्श से। एक्चुअली यहाँ जो कार्यग्राही दिया हुआ है ना, यदि इंग्लिश में लिखता तो शायद आप इसका मतलब अनुमान एकदम सही लगा पाते, लेकिन कार्यग्राही लिखने से आप थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कभी कभी प्रश्नों को इसलिए इंग्लिश में भी देखना चाहिए, ठीक है। जब आपको हिंदी में एकदम ना पता लगते रहे कि इसका आंसर क्या होने वाला है, या फिर एकदम हवा नहीं लग रहा है क्वेश्चन को, तो एक बार उसका इंग्लिश जरूर देख लेना। हाँ टाइम हो तो, अब टाइम इधर जा रहा है फिर उसमें इंग्लिश देखने मत बैठ जाना, तो आपसे बन जाएगा, आंसर हो जाएगा स्पर्श। इसको आप याद रखें। पढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। कह रहा है कि मनुष्य में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत क्या है? भोजन। भोजन ही तो है जो हमें ऊर्जा देता है, तभी हम काम कर पाते हैं। तो आपके लिए प्रश्न है काफी खूबसूरत, सामने कई बार आपको डिस्कस भी किया है। आप बताएंगे कि गांव में रहने वाले पुरुष और महिलाओं के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मिनिमम एक डेटा बनाया गया है, और शहर में रहने वाले पुरुष और महिलाओं के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये दोनों आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। काफी उम्दा प्रश्न है और इसे बीपीएससी ने पूछा था कि महिला और पुरुष जो गांव में रहते हैं और जो शहर में रहते हैं, दोनों को कितना कितना ऊर्जा की जरूरत होती है, क्योंकि हम जो ऊर्जा लेते हैं वो कैलोरी में होता है। ठीक है, तो कितने कैलोरी की ऊर्जा जरूरत पड़ती है, गांव और शहर में रहने वाले लोगों के बीच अंतर होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। पढ़ते हैं आगे। अच्छा, सूर्य का प्रकाश जो है ये आपका मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य का प्रकाश यदि न रहे तो हमें लगता है कि धरती पे कुछ भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि वो है उसी से एनर्जी इधर उधर ट्रांसफर हो रहा है। क्योंकि आपके जानते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसको बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन से अखिल भारतीय सेवाएं हैं? अखिल भारतीय सेवाएं मतलब होता है ऑल इंडिया सर्विसेज। क्या बोलते हैं? ऑल इंडिया सर्विसेज, AIS, ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज में आपका IAS आता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसको बोलते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, भारतीय पुलिस सेवा जिसको बोलते हैं IPS, और तीसरा है आपका IFS। एक होता है बाबू IFS का मतलब यहाँ पे होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। एक होता है भारतीय मतलब वो इंडियन फॉरेन सर्विस एक होता है, उसमें विदेशों में डिप्यूट किया जाता है। ठीक है, वो आपका एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो वो फॉरेन वाला नहीं, यहाँ फॉरेस्ट के बारे में बात किया जा रहा है। यही तीनों सेवाएं जो है ये अखिल भारतीय सेवाओं के अंदर आती है। बाकी जो आप IRS वगैरह वगैरह देखते हैं वो अखिल भारतीय सेवाओं के अंदर नहीं आता है, तो इस चीज का आप ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाना है? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 तीनों। क्या हो जाएगा? 1 2 3 तीनों। तो है किसी में 1 2 3 तीनों सभी, ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक पर्स के संरक्षक भी कहलाता है? देखिए, सार्वजनिक पर्स का संरक्षक मतलब जितने लोग हैं इन सब लोगों का पर्स उसको एक आदमी देख रहा है, मतलब जितने लोग हैं सबका अकाउंट को एक आदमी देख रहा है। तो एक आदमी नहीं होता है, क्योंकि एक मतलब वो कमिटी है, उसको कहते हैं भारत का नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक, और इसका एक हेड होता है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, एक हेड उसका बनाया जाता है। तो उसका नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का काम क्या होता है कि पूरे देश में जितना खर्च कर रही है सरकार, उस पूरे खर्च को ऑडिट करके रखता है कि वाकई में इतना खर्च कहां कहां पे हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये जो होता है CAG, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये किस आर्टिकल के अंदर आता है आप हमें बताएंगे। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल एक संवैधानिक पद है, तो ये किस आर्टिकल के अंदर का आता है, या फिर आपको मैं ऑप्शन दे देता हूं, आर्टिकल 76, आर्टिकल 148, इन्हीं दोनों में से कोई है। बस आप देखते हैं कितना IQ लगा पाते हैं, बताइएगा हमें। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? क्या क्या है भाई? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अच्छी बात है, एवं H+ आयन भी देते हैं, बहुत अच्छी बात है। अम्ल जो है ये स्वाद में खट्टे होते हैं और H+ आयन भी देते हैं, ये सही है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, OH- नहीं देते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और OH- देते हैं, ये भी सही है। मतलब 1 और 3 दोनों सही हैं। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और H+ आयन देता है। अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं और OH- आयन देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन आपको देखना है कि 1 और 3 किस में दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं, केवल दो कि 1 और 3, 1 और 3, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1 और 3 दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑक्सीजन अणु कैसा होता है? ऑक्सीजन कैसे लिखते हैं? O2 लिखते हैं। O2 है मतलब 2 गो है तो द्विपरमाणुक,
समझ गए? इस तरह से इसका आंसर निकालते हैं। जैसे हाइड्रोजन H2 लिखते हैं, वो भी द्विपरमाणु, ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश के ध्वज के बारे में क्या सही नहीं है? देखिए, बांग्लादेश का ध्वज जो है वो 1972 में उन्होंने अपने आप में अपनाया था। 1971 में युद्ध हुआ था जिसमें इंडिया ने बांग्लादेश का साथ दिया था, आपको पता ही होगा। बॉर्डर मूवी आपने देखा होगा, वो उसी से रिलेट करता है, उसी युद्ध से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1971 में युद्ध हुआ, तो जब वो आजाद हो गया तो उसने जनवरी में, ठीक है, शायद 17 जनवरी 1972 को अपना झंडा अपनाया था। झंडा में बैकग्राउंड ये होता है, ग्रीन होता है, आपने क्रिकेट मैच के दौरान देखा होगा उनका झंडा अक्सर, और बीच में एक गोला होता है लाल रंग का, ठीक है। अब देखते हैं इसमें आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3। इसके बीच में एक लाल वृत्त होता है, ये बिल्कुल सही है। इनमें एक हरे रंग की पृष्ठभूमि होती है, ये बिल्कुल सही है। मध्य चक्र की त्रिज्या लंबाई का 5वां हिस्सा होता है, ये भी सही है, लेकिन केवल ये सही नहीं है, ठीक है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3, ये सही नहीं है, बाकी चीजें सही है, ठीक है। बस ध्यान रखेंगे, कई बार आपसे पूछा था आपके पड़ोसी देशों के बारे में, खास करके नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन सब के बारे में आपसे पूछ लिया था। अभी तो श्रीलंका से भी प्रश्न आएगा आपके लिए। मध्य चक्र की त्रिज्या, ठीक है। आर्थिक नियोजन किसका अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है? देखिए, आर्थिक नियोजन जो होता है ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक अनिवार्य विशेषता होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? देखिए, 3 तरह के अर्थव्यवस्थाएं आपको जनरली देखने को मिलती है, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। समाजवादी मतलब क्या होता है कि सरकार ऐसी अर्थव्यवस्था चलाती है जिसमें समाज के लोगों को फायदा हो, ठीक है। पूंजीवादी में क्या होता है कि सरकार अपने से कोई भी फैक्ट्री, कंपनी नहीं लगाएगी। जितने बड़े बड़े आपके यहाँ बिजनेसमैन होंगे वही लोग मतलब पैसा लगा के फैक्ट्री वगैरह वगैरह का निर्माण करेंगे और चीजें आराम से चलती रहेगी, लोगों को नौकरियां वहीं पे मिलती रहेंगी। और जब हम बात करते हैं मिश्रित की, तो उसमें आप जैसे आपका इंडिया का जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मतलब प्राइवेट कंपनी से अपना अपना कंपनी लगाती है, उसमें लोगों को रोजगार देती है और सरकार भी अपनी तरफ से देती है, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है, तो ये समाजवादी की है, क्योंकि उसको एकदम देना ही है। जैसे कैसे आप लोग रेलवे पटरी पे जाकर रेलवे पटरी उखाड़ने लगते हैं कि थोड़ा देना है, नौकरी दो, कहा है नौकरी दो, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था है। यदि समाजवादी नहीं रहता, पूंजीवादी रहता, तो किसी के मकान पर जाकर ढेला चला देते हैं, क्या उन्हें नौकरी दो, वो कहता ना देंगे, हम अमेरिका से बुला के नौकरी करवाएंगे। अब कुछ नहीं कर पाते, इसलिए समाजवादी व्यवस्था जो होती है वो इसके लिए उत्तरदायी होती है, ठीक है। ऑप्शन ए सही होगा। सितारा देवी का संबंध किससे है? देखिए, सितारा देवी जो है ये कथक डांसर थी, ये एक कथक डांसर थी। इनको डांसर मतलब डांसिंग क्वीन भी बोला जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें मतलब नर्तकियों का रानी कहा था, ठीक है, डांसर क्वीन कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ये आप ध्यान रखेंगे। कथक के डांसर है कौन? सितारा देवी। अच्छा, कथक के एक बहुत ही प्रसिद्ध और डांसर रहे हैं, उनका नाम है बिरजू महाराज, ठीक है। कथक नृत्य जो है ये खास करके यूपी का मतलब पेरेंट नृत्य है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यूपी में कथक डांस होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मणिपुर में होता है गरबा, गुजरात में होता है हिंदुस्तानी गायन, कहीं गालो। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? ये हमने कई दिन आपको बताया। काला पानी के नाम से अंडमान निकोबार को जाना जाता था, क्योंकि वहां पे एक जेल था, सेलुलर जेल, जहां पे वीर सावरकर को मतलब रखा गया था बहुत सालों तक, तो उसी को काला पानी की सजा भी कहते हैं। क्यों जो कहते हैं जानते हो? क्योंकि उस जेल से निकलना मुश्किल था। जेल निकलोगे चारों तरफ पानी है, तो जाओगे कहां? तो लोग भाग के भी नहीं भाग पाते थे। जैसे कभी छुट्टी में आया तो सोचा कि भाग जाए, भागे तो पता चले पानी है, जाओगे कहां? तो इसलिए उसको काला पानी सजा कहते थे। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी। गलती दिया था इसका। अच्छा, 2 देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? 2 देशांतर रेखाओं के बीच के खंड मतलब हमने आपको एक दिन बताया था, ये पूरा ग्लोब हुआ, तो इस तरह की जो रेखाएं आपको देखने को मिलती हैं जिनके बीच में 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, ठीक है, इसी रेखाओं को कहते हैं देशांतर। और जो ऐसी रेखाएं होती है ए, इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा, ध्यान समझेंगे। जो रेखाएं पड़ी हुई हैं इसको बोलते हैं लेटीट्यूड, इंग्लिश में लेटीट्यूड, और ये रेखाएं होती है अक्षांश रेखाएं, ठीक है। जो पड़ी हुई रेखाएं हैं ये अक्षांश, और जो ऐसे घूम के आ रही हैं ऊपर से नीचे, इसको बोलते हैं देशांतर, ठीक है। तो जो देशांतर रेखाएं हैं इनके बीच में देखिए जो गैप दिख रहा है ना आपको, जैसे 2 रेखाओं के बीच में 111 किलोमीटर के आसपास का जो गैप होता है, ये ग्लोब हुआ, तो ये जो दोनों रेखाओं के बीच में जो गैप दिख रहा है इसको गोर कहते हैं। क्या कहते हैं? गोर।
ध्यान रखेंगे इस चीज का। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय में नहीं हुआ था? बंगाल विभाजन तो हल्लो हल, भारत के लोक सेवा मंडल का गठन भी हुआ, अकाल आयोग का गठन भी हुआ, लेकिन हंटर आयोग का गठन इसमें नहीं हुआ। हंटर आयोग का जो गठन था ना, ये काफी फेमस क्वेश्चन रहा है, ये कई बार बीपीएससी वगैरह में पूछा है। ये लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। कब हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय में। एक्चुअली 1854 के आसपास, 1853 में आया था वो वुड्स डिस्पैच नीति, ठीक है। तो वुड्स डिस्पैच में क्या क्या खामियां थी उसको शिकायत के रूप में सुनने के लिए हंटर आयोग का गठन हुआ था। अच्छा, वुड्स डिस्पैच किस लिए था? तो जो भारत में शिक्षा व्यवस्था चल रही थी, उस शिक्षा व्यवस्था को लेकर के लोगों के मनोभाव क्या थे, वो लोग क्या क्या शिकायतें दे रहे हैं, उसको समझने के लिए लाया गया था किसको? हंटर आयोग। क्लियर? तो इसलिए हंटर आयोग इसके कार्य में नहीं था, लॉर्ड कर्जन में नहीं था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा बढ़िया भी है। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाल गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? देखिए, अल्बुकर्क जो था ये आपका दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था इंडिया का, ठीक है। फ्रांसिस डी अल्बुकर्क, ऐसे कुछ नाम था इसका। तो ये कृष्णदेव राय से इसका काफी बढ़िया पट्टा था। किसके साथ? कृष्णदेव राय के साथ। कृष्णदेव राय जो थे वो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। इन्हीं के यहाँ एक प्रसिद्ध वो रहता था हास्य कवि तेनाली रामन, ठीक है, कृष्णदेव राय के यहाँ, जो अपने कविताओं में कहानियों में पढ़ रखा होगा बचपन में तेनाली रामन के बारे में। तो इस तरह से आज का जीके का सेशन खत्म होता है। इसके बाद आपको वीडियो मिलेगा हिंदी का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग कमेंट करते रहेंगे, ठीक है। मैं आंसर देखना चाहता हूं कमेंट बॉक्स में।